नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। सबसे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध कि यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय। अब चर्चा कर रहा हूँ ज्वलंत जो इशू है अभी पूरे देश का, वो है नीट 2024 के रिजल्ट के विवाद की। धीरे धीरे ये मामला और उलझता चला जा रहा है, इसलिए कि जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये लगता है कि निश्चित तौर पर नीट 2024 में गड़बड़ी हुई है। और इसका एक बहुत बड़ा ये भी कहिए कि हर तरफ से आवाज़ उठ रही है कि जब 2024 के 14 जून को इसका रिजल्ट आना था तो फिर किस हड़बड़ी में 4 जून को रिजल्ट दिया गया। और जब छन छन के बातें आ रही हैं तो ये अजीब लगता है कि चूँकि पटना में 13 अथवा 19 लोगों की गिरफ्तारी 5 मई को जब परीक्षा हुई थी उसी दिन हो गई थी। बाद में जैसा कि पता लगा कि 4 कैंडिडेट, बाद में हो सकता है कि कुछ और कैंडिडेट ने बयान दिया हो, उन लोगों ने EOU जो बिहार सरकार की एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, उसने जांच में पाया है, अभी तक की जो प्रिलिमिनरी सूचना आ रही है कि उन लोग कैंडिडेट्स ने स्वीकार किया है कि उन्हें आंसर और क्वेश्चन मिल गया था 4 घंटे पहले। और यह भी जानकारी मिल गई है कि पटना के खेमनी चक में उन्हें रटवाया भी गया बहुत से कैंडिडेट को। लाखों लाख का बारा न्यारा हुआ। अब जो बात सामने आ रही है कि गुजरात का एक सेंटर है गोधरा में, जहाँ पर 30 ऐसे कैंडिडेट टोटल जो भी कैंडिडेट रहे हों, वहाँ लगभग 30 कैंडिडेट ऐसे थे जो रहने वाले उड़ीसा के थे, झारखंड के थे, कर्नाटक के थे। उन लोगों ने सेंटर वहाँ रखा। उसमें क्या खेल हुआ ये जांच का विषय है और जांच चल रही है गुजरात पुलिस के द्वारा। हम लोगों ने जो देखा उस वक्त कि झारखंड में भी कुछ बातें आई। हरियाणा का बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, चूँकि एक सेंटर पर जहाँ 504 कैंडिडेट थे, वहाँ 2 सीरीज के क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए उस सेंटर पे, एक स्टेट बैंक के जरिए, एक कैनरा बैंक के जरिए। वहाँ के प्रिंसिपल ने एक यूट्यूब चैनल को बतलाया कि उसमें 1 मिनट का भी विलम्ब नहीं हुआ है। हाँ, 2 सीरीज के OMR दिए गए थे, लेकिन सभी लोगों ने एक सीरीज में ही उत्तर दिया है प्रश्नों का। वैसी परिस्थिति में यह भी कहा जाना कि समय की कोई गड़बड़ी हुई, यह भी वहाँ पर जांच का विषय है। और सबसे बड़ा विवाद तो ये है कि अब तक विगत 7-8 वर्षों का जो रिजल्ट का पैमाना है उसमें यह पता लगा है कि हर साल टॉपर की संख्या जो होती थी वो 1, 2, 3 वगैरह के आसपास होती थी, लेकिन इस बार टॉपर्स जो हुए हैं वे कुल 67 हो गए। और जो 67 टॉपर्स हैं उसमें 50 टॉपर्स ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेट ये क्वेश्चन का आधार बनाकर। और ये जो हैं ये सभी 720 में 720 अंक लाने वाले लोग हैं। इन कैंडिडेट्स में जो 67 टॉपर्स हैं उसमें 6 कैंडिडेट हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के एक स्कूल के, जिसमें 6 कैंडिडेट को 720 प्राप्त हुए हैं। और जो 68वां रैंक है, 69वां रैंक है, उनको 719 और 718 रैंक प्राप्त हुई। अब जो बयान आ रहे थे, सबसे पहले तो NTA ने सीधे कह दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 1563 कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स दिए गए, यह भी आश्चर्य का विषय है। 2018 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर को आधार बनाया गया वो क्लैट से संबंधित था। क्लैट के एग्ज़ाम में हम सभी लोग जानते हैं कि 60,000 के आसपास कैंडिडेट अपियर होते हैं। और ये कैसे होता है, किसने अधिकार दिया NTA के चेयरमैन को कि आप क्लैट वाले जजमेंट को आधार बनाकर इसका नीट में उपयोग करेंगे, जिसमें 23,35,000 कैंडिडेट हुए। एक पर एक मेधावी छात्र छात्राएँ हैं जिनके कैरियर दांव पर लगे हुए हैं। गार्जियंस रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। और सबसे दुखद पहलू यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 13 जून को बयान दे दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और 14
जून को जब गार्जियंस और विद्यार्थी मिलते हैं तो कहते हैं कि समीक्षा होगी। फिर 15 जून को मैंने देखा एक चैनल पर कि इंडिया टीवी के पत्रकार ने जब एक प्रश्न किया तो झुंझला गए वो, कहे कि क्या आपने जांच की है। आज फिर उनका कुछ बयान आ रहा है कि कुछ इशू हुए हैं, देर से क्वेश्चन मिलने का, कुछ इशू ऐसे हुए हैं जिसमें सीरीज की गड़बड़ी हुई। माननीय शिक्षा मंत्री बहुत बड़े ओहदे पर हैं, उनके बात का वजन होना चाहिए, वे सरकार है, उनकी ओर से इस तरह का बयान आना भी नहीं चाहिए था कि जब एसआईटी जांच कर रही है गुजरात में, बिहार में यूयू जांच कर रही है तो जांच होने दीजिए। अगर इतनी ही अगर है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तब तो सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, यही आप कहते। लेकिन जब ग्रेस मार्क का इशू उठा तब जाकर एनटीए ने अपनी बात को रखा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस ग्रेस मार्क वाली जो घटना घटी है उसको गलत करार दिया, जिसके लिए 23 जून को परीक्षा हो रही है। तो एक तो यहीं पर गड़बड़ी हो गई है कि 67 टॉपर्स में लगभग 50 ऐसे लोग हैं जिनको ग्रेस दिया गया है, ये भी आश्चर्य का विषय है। अब मैं आना चाहूँगा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने जो एनटीए की कार्य पद्धति पर और वहाँ पर कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो मैंने सूचनाएं कलेक्ट करनी शुरू की कि आखिर कौन सी बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सीधे आकर कह गए कि एनटीए ने जो एग्ज़ाम कराया है वो सब साफ सुथरा है। तो हुआ कि चेयरमैन कौन है, तो प्रोफेसर प्रदीप जोशी साहब। मैंने इनकी सारी सूचनाएं कलेक्ट की। श्री जोशी साहब उत्तराखंड के मूलतः रहने वाले हैं। इन्होंने 1977 में कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में पीजी किया, फिर वहीं से उन्होंने 1981 में पीएचडी किया। बरेली कॉलेज में वो शिक्षक रहे, फिर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के वो डीन रहे और उसके बाद जबलपुर के दुर्गावती यूनिवर्सिटी में ये प्रो वाइस चांसलर रहे। अब इनकी पहुंच का नमूना मैं समझता हूँ कि शायद स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास में शायद कोई शिक्षाविद ऐसा नहीं होगा जिन्होंने इतने बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया होगा। आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अजय दुबे ने जो सूचना कलेक्ट की है तब जाकर बड़ी सच्चाई सामने आती है कि वर्ष 2006 में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक कोई थे श्री विनोद जी, उन्होंने बजाबते लिखित दिया था मध्य प्रदेश सरकार को, और मध्य प्रदेश सरकार 2006 में श्री शिवराज चौहान साहब के नेतृत्व में चल रही थी। उस सिफारशी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि ये फला संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनका नाम गया हुआ है, इसलिए लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष में नियुक्ति की जा सकती है। इनकी नियुक्ति हुई वर्ष 2006 से 11 तक वो उस पद पर विराजमान रहे। एक सीआईडी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि उनके संबंध श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री मुरली मनोहर जोशी जी से भी रहा है। इनकी पहुंच का नमूना यह है कि 2011 से लेकर 2015 तक वे फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, जहाँ की सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह के हाथों में था। फिर इनकी पहुंच का नमूना देशवासियों को देखना चाहिए कि आखिर कितनी बड़ी पहुंच थी इनकी कि 2015 से लेकर 2020 तक ये यूपीएससी के मेंबर रहे और फिर 2020 में वे यूपीएससी के चेयरमैन हो गए और 2023 में ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन हो गए। ये है इनकी पहुंच का नमूना और मुझे लगा कि कुछ न कुछ विशेष कारण है इनके व्यक्तित्व में, जिसके कारण माननीय शिक्षा मंत्री जी को इनके बचाव में आने पड़ा है। लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है। बेहतर तो यही होगा
कि शिक्षा मंत्रालय और एनटीए इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाए, और जितनी सूचनाएं आ रही हैं त्वरित जांच करते हुए मैं समझता हूं कि इसका हल यही हो सकता है कि छात्र छात्राओं के हित में और पूरी शांति व्यवस्था पूरे देश में बनी रहे। चूँकि युवाओं का मामला है, इस नीट एग्ज़ाम को रद्द करने की कार्रवाई की जाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा जाए और साफ सुथरे तरीके से दोबारा परीक्षा हो, 1 महीने के अंदर रिजल्ट किया जाए। और 8 जुलाई को चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग है, उस हियरिंग तक किसी भी स्थिति में काउंसिलिंग का तो डेट अनाउंस करना निश्चित रूप से, चूँकि 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष इसको हाथ में लिए हुए है, परिस्थितियां बहुत अजीब हो जाएंगी। इसलिए भारत सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि छात्रों का भविष्य गड़बड़ाए नहीं और किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा नहीं हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय